नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के इस ई लर्निंग पठन पाठन में हम लोग भारत की खोज पुस्तक से कक्षा 8वीं के लिए जो पाठ लेकर के उपस्थित हैं वो पाठ है युगों का दौर। प्यारे बच्चों, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जब भी आप भारत की खोज पुस्तक का अध्ययन करें तो निश्चित रूप से आप कॉपी और कलम लेकर के बैठें, क्योंकि यह पुस्तक एक भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास का एक समग्र लेखा जोखा है और इसमें जिन घटनाओं का, इतिहास के जिन तथ्यों का उल्लेख किया गया है उसमें से ज़्यादातर तथ्यों से आप पहले से अवगत हैं, लेकिन एक क्रमबद्ध तरीके से हम भारतीय व्यवस्था का विश्लेषण इन पाठों में हम देखेंगे। तो आइए, हम लोग पिछले पाठ में मौर्य साम्राज्य तक पढ़े थे। मौर्य साम्राज्य के जो उपलब्धियां थी, अशोक की जो उपलब्धियां थी, उस युग में जो उथल पुथल हुआ उसके बारे में पढ़े थे। प्यारे बच्चों, मैं निश्चित रूप से फिर आपको बोलूँगा जो जो तथ्य है उन तथ्यों पर आप विचार करते चलिए। ये इसमें आप देखिए, ये है युगों का दौर। पाठ जो है युगों का दौर। युगों का दौर, इसका जो काल है ये देखिए 232 BC बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, ये यहां तक मौर्य साम्राज्य अपनी पराकाष्ठा पर था और इसके बाद धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य जो है धीरे धीरे पतन की कगार पर पहुंचता गया और 320 AD अर्थात 320 ईस्वी, ये जो लगभग 500 वर्षों का कार्यकाल रहा है भारतीय इतिहास का, यानी 232 ईसा पूर्व से लेकर के 320 ईस्वी तक के बीच का जो लगभग 500 वर्षों का काल है, ये ही युगों का दौर है। इस युगों के दौर में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई आप इस पाठ में देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें क्रमबद्ध तरीके से इन सब जो भी परिवर्तन भारतीय इतिहास में आपको देखने को मिलेंगे उस परिवर्तन के बारे में हम लोग इस पाठ में चर्चा करेंगे। तो ये देखिए, मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य अपने पतन के कगार पर पहुंच गया और इसके बाद जो मौर्य साम्राज्य का स्थान है वो शुंग वंश ने ली। लेकिन ध्यान रहे, शुंग वंश जो था वो मौर्य साम्राज्य जैसा विशाल और प्रभावशाली नहीं था, अपेक्षाकृत बहुत ही छोटा हिस्सा था। यानी अनेक छोटे छोटे हिस्सों में भारत बट गया, छोटे छोटे राजवाड़ों में। खास करके दो तरह की गतिविधियां आपको दिखाई देगी, एक उत्तर भारत में कुछ अलग चीजें थी और दक्षिण भारत में कुछ अलग चीजें, क्योंकि जो एक समग्र एकीकरण रूप मौर्य साम्राज्य में भारत का दिखाई दे रहा था वो धीरे धीरे विखंडित हो गया, बट गया और यही 500 वर्षों का जो काल है ये युगों का दौर है। तो इन युगों की दौर में उत्तर दक्षिण भारत में क्या क्या घटनाएं घटी, हम एक एक घटनाओं पर विचार करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप कॉपी और कलम लेकर के बैठें और इन सब चीजों की। तो मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ? शुंग हुआ। शुंग वंश अपेक्षाकृत छोटा शासन था जो दक्षिण भारत में अपना साम्राज्य स्थापित हुआ। दक्षिण भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद से। लेकिन उत्तर भारत की तरफ जो था, फिर उत्तर भारत जो था, हमेशा उत्तर भारत के बारे में मैंने आपको बताया है कि उत्तर भारत हमेशा स्थल क्षेत्र से जुड़ा हुआ हिस्सा है और इसीलिए यहाँ आक्रमणकारियों का आक्रमण समय समय पर होता रहता है। जब भी भारत की आंतरिक सत्ता, ध्यान रखिएगा, जब भी भारत की आंतरिक सत्ता कमजोर होती है उत्तर भारत की तरफ से विदेशी हमलों का दौर प्रारंभ हो जाता है। तो इसी दौरान, इसी युगों के दौर के बीच में, इस 500 वर्षों का जो काल मैंने आपको बताया है, उसी काल में देखिए यूनानियों का आगमन हुआ। यूनानियों में एक महान शासक था मेनांडर, जो यूनानी था, और लेकिन इसका भारतीय प्रभाव के कारण यही मिलिंद के नाम से, जिसकी चर्चा बौद्ध ग्रंथों में
की गई है। बौद्ध धर्म का भी उदय इस समय तक हो गया था। तो मेनांडर ही मिलिंद हो गया, ध्यान रखिएगा, इनका भारतीयकरण हो गया। अर्थात यूनानी जो थे या जो भी दक्षिण भारत उत्तर भारत में जो विदेशी आक्रमणकारी आए, वो आए लेकिन भारत की पहचान को धूमिल नहीं होने दिया। भारत अपनी मौलिकता को बनाए रखा। ये लोग आकर के भारतीय रंग में रच बस गए, भारत में जज्ब हो गए। यही कारण है कि मोहम्मद इकबाल ने गाया है कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए, जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये वही परिस्थितियां हैं। इसके बाद शौक शक आए। देखिए आप युगों के दौर में ये उत्तर भारत में सब हलचलें चल रही है, आप देखते जाइए। ये देखिए शक आए, यूनानी आए, और ये सब देखिए ये बौद्ध और हिंदू धर्म में अपने आप को समाहित कर लिए। अर्थात भारतीय संस्कृति में ये लोग रच बस गए। इन्होंने अपना कलर भारतीय रंग में रंग दिया, अर्थात इनका वजूद भारतीय रंग में समाहित हो गया। यानी यही भारतीय संस्कृति की अद्भुत विशेषता है, जिसने अपने आप को, जिसने कभी दूसरे के रंग में रंगने नहीं दिया, दूसरे लोगों को अपने अंदर समाहित करने की ताकत और क्षमता रखता है। तो ये सब चीजें आप देखेंगे भारत की खोज जब पाठ पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। इसके बाद इस 500 वर्षों में देखिए शक भी आए, यूनानी आए और छोटे छोटे टुकड़ों में बटा। इसके बाद एक महान साम्राज्य की स्थापना हुई उत्तर भारत में, जो लगभग गुप्त वंश जिसे आप कहते हैं। कुषाण एक शासक हुआ, कुषाण भी आए। कुषाणों में कनिष्क एक सबसे बड़ा उसका प्रभावशाली शासक हुआ। और कुषाणों के शासन काल में एक और चीज देखिए, कुषाण भी आए। देखिए यूनानी, शक, कुषाण, ये सब क्या है? ये सब विदेशों की धरती से आए हुए भारत पर लोग थे, जो उत्तर भारत पर अपना कब्जा कर रहे थे। ये देखिए आप, पूछा जाएगा कि कौन कौन से विदेशी आक्रमणकारी युगों के दौर में भारत में प्रवेश किए, जो भारत का उथल पुथल का काल था। तो उसमें आप यूनानियों को गिनाएंगे, शक को गिनाएंगे, कुषाण को गिनाएंगे। कुषाणों में कनिष्क जो है सबसे प्रभावशाली शासक था। कुषाणों के शासन काल में एक बड़ा ही अद्भुत, कुषाण हमेशा बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हुए, और कुषाणों में बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बटा। 2 भागों में कौन सा बटा? हीनयान और महायान। 2 यान आप जानते हैं कि ये भारतीय संस्कृति में कुषाण भी, ये जो तीनों राजवंशों को मैंने आपको बताया, ये भारतीय संस्कृति में अपने आप को जज्ब कर लिए और भारतीय संस्कृति में सब लोग समाहित हो गए। और कुषाणों के शासन काल में ही बौद्ध धर्म, हीनयान और महायान। हीनयान क्या है भाई? जो बुद्ध के बताए गए संदेशों का अक्षरशः पालन करते रहे, वो हीनयानी कहलाए। बुद्ध के बताए गए शिक्षाओं पर अक्षरशः, और जिन्होंने संशोधन के साथ उनकी शिक्षाओं को स्वीकार किया, वो महायान कहलाए। तो आप लोगों ने इतिहास में भी बुद्ध के हीनयान और महायान शाखाओं, जो 2 शाखाओं में बट गया, इसके बारे में पढ़े। तो ये सब जो घटनाक्रम है, ये 500 वर्षों तक ये सब चलता रहा। इसके बाद जो अद्भुत, जो मैंने आपको बताया कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना है। चंद्रगुप्त द्वितीय, अर्थात इनको विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, ये इस वंश के संस्थापक रहे। और 320 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना हुई। और फिर से ये गुप्त वंश ने, जो भारत में छोटे छोटे टुकड़ों का दौर चल रहा था, उस दौर को समाप्त कर दिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसके बाद जो ये देखिए बुद्ध के गुप्त शासन काल में क्या क्या महत्वपूर्ण, इसमें बौद्ध धर्म का विकास हुआ। और ये 150 वर्षों तक शासन किया गुप्तों ने। इनका भी साम्राज्य लगभग मौर्य जैसा विशाल और प्रतापी शासक। इनके धर्म और दर्शन के प्रति काफी उदार थे, जैसे हिंदू धर्म के प्रति वैसे ही बौद्ध धर्म के प्रति। ये इनका इस युग को देखिए स्वर्ण काल, स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त वंशों के युग को इतना उत्थान और पराकाष्ठा पर इन लोगों ने, फिर उत्तर से दक्षिण भारत तक इनका साम्राज्य का विस्तार हुआ। तो आप जब भी गुप्त वंश की विशेषताओं को लिखेंगे तो बौद्ध धर्म का विकास हुआ, 150 वर्षों तक इन्होंने शासन किया, ये सब नोट करते जाइए। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीजें आप नोट करेंगे। धर्म और दर्शन के प्रति उदार थे। समुद्रगुप्त इनके शासन काल में गुप्तों का सबसे बड़ा शासक था, और इसको भारत के नेपोलियन के नाम से जानते हैं। तो गुप्त वंश के बारे में यदि कोई जानकारी आपको भारत की खोज पुस्तक से आती है, तो आप इन प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। इसको स्वर्ण काल के नाम से भी जानते हैं। आप देखिए
गुप्त काल को किस नाम से जानते हैं? स्वर्ण काल के नाम से। तो इनके प्रतापी शासक का चित्र आपके लिए लाया हूं। देखिए ये समुद्रगुप्त है, जिसे भारत का नेपोलियन। अमूमन प्रश्न आता है कि किस गुप्त शासक को भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये सब चीजें मैं उम्मीद करता हूं कि आप देखेंगे और इसको आप गुप्त वंश तक, तो ये गुप्त वंश जो है, गुप्त वंश की विशेषताएं हो गई और इस काल को स्वर्ण काल के। इसके बाद गुप्त वंश का भी अंत हुआ, हुणों के आक्रमण। हुणों ने फिर उत्तर भारत से, जब भी कोई भारत की बड़ी सी शक्तिशाली सत्ता जब कमजोर होती है, तब विदेशी, उधर आपने देखा यूनानियों ने हमला किया, शकों ने किया, कुषाणों ने किया। अब फिर गुप्त वंश के अवसान के बाद 50 वर्षों तक हुणों का आक्रमण उत्तर भारत पर होता रहा। हमारे ऊपर चाहे जितने आक्रमण हो प्यारे बच्चों, लेकिन हम कभी कमजोर नहीं हुए और ना अपने अस्तित्व को हम खोए। यही कारण है भारत की महानता का, यही भारत की वैभव का, भारत की समृद्धि का और भारत के इतिहास का। तो 50 वर्षों तक, यानी गुप्तों के शासन काल के बाद का जो 50 वर्ष का जो काल है, ये हुणों के आक्रमण का काल है। इन्होंने गुप्त वंश को कमजोर कर दिया। इसके बाद जो भारत में एक सत्ता स्थापित हुई है, देखिए ये हर्षवर्धन है। ये हर्षवर्धन एक भारत के महान शासक उत्तर भारत में, इन्होंने देखिए ये जो हिस्सा है, ये देखिए हर्षवर्धन की ये चित्र है और ये जो हिस्सा है आप देखिए, ये जितना है इतना ही चित्रों पर जो ये नक्शे में आपको दिख रहा है, ये इतने बड़े क्षेत्र पर हर्षवर्धन ने अपना साम्राज्य स्थापित किया। हर्षवर्धन ने कब किया? गुप्तों के बाद कोई बड़ा सा प्रभावशाली शासक आया तो वो थे हर्षवर्धन। आप देखिए हर्षवर्धन के बारे में जो विशेषता, हर्षवर्धन का चित्र है, हर्षवर्धन का शासन आप देख रहे हैं। ये देखिए हर्ष जो है 7वीं शताब्दी के आसपास इन्होंने अपने प्रारंभ में, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में इन्होंने सत्ता की शुरुआत भारत में की और काफी इन्होंने ओजस्वितापूर्ण, उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक, यानी गुप्तों के बाद यदि कोई प्रभावशाली शासक हुआ तो वो हर्ष का नाम आता है। तो प्यारे बच्चों, ये सब इतिहास के इस भारतीय अतीत की खोज में इन सब महापुरुषों को आप जरूर देखेंगे। मान लीजिए आप लिख लिए प्रश्न, हर्ष की विशेषताओं को या हर्ष के बारे में आप टिप्पणी लिखिए। तो ये सब चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में। वीडियो देखते समय मैं आपसे फिर गुजारिश कर रहा हूँ, क्योंकि प्रश्न जो आएंगे, चाहे जो टेस्ट होगा भारत की खोज से, ये इन्हीं सब प्रश्नों पर आधारित हो। देखिए उत्तर भारत में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की, पहला इन्हीं के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेन-त्सांग, यूनान च्वांग जो ऐसे आप बोलते हैं चीनी यात्री, 629 ईस्वी में भारत आया था। इसने नालंदा, तक्षशिला और कई स्थानों पर भारत का भ्रमण किया और इस चीनी यात्री ने भारत की बहुत सारी विशेषताओं के बारे में जाकर के उजागर अपने जीवन के हिस्सा में लिखा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। हर्ष के बारे में आप शायद आप इतिहास में पढ़े भी होंगे। ह्वेन-त्सांग चीनी यात्री जो है 629 ईस्वी में इन्हीं के शासनकाल में भारत आया था। इसके अलावा हर्षवर्धन की विशेषता, ये कवि भी थे और नाटककार भी थे और इनकी राजधानी उज्जैनी थी। उज्जैन में ही इनकी राजधानी थी और हिंदू और बौद्ध धर्म का विकास जैसे गुप्तों के शासनकाल में हुआ, वैसे ही हिंदू और बौद्ध धर्म के प्रति ये उदार थे। तो जैसे आप गुप्तों के बारे में लिखेंगे, वैसे ही हर्ष के बारे में भी आप लिख पाएंगे। तो ये है प्यारे बच्चों एक और चैप्टर, इसमें मैं आपको ये तो उत्तर भारत की स्थिति थी। इसी दौरान दक्षिण भारत में क्या था, आप जानते हैं दक्षिण भारत जो था, दक्षिण भारत की क्या स्थिति थी, मान लीजिए प्रश्न बनता है। उस दौरान युगों के दौर में दक्षिण भारत की स्थिति बड़ी ही महफूज थी, सुरक्षित थी। आप जानते हैं दक्षिण भारत किसी भी स्थल क्षेत्र से नहीं घिरा हुआ था, चारों तरफ से समुद्री रास्ते थे। उत्तर भारत हमेशा संक्रमण काल के दौर से गुजरता था। हमेशा उन्हें जो खैबर दर्रे से पार होकर के जो आक्रमणकारी आते थे, क्योंकि स्थलीय क्षेत्र से अफगानिस्तान के रास्ते से और पाकिस्तान जो उस समय भारत का हिस्सा था, पेशावर होते हुए जो आक्रमणकारी थे, इसीलिए हमेशा उत्तर भारत जो उत्तरी क्षेत्र था वो हमेशा विदेशी आक्रमणकारियों के खतरे का हमेशा से उन पर निशाना बना रहता था। इसलिए उत्तर भारत के लोग भी जो शांति प्रिय थे, जो व्यवसायी थे, क्योंकि व्यवसाय वहीं फले फूलेगा जहाँ शांति और व्यवस्थाएं हो, जहाँ हलचल हो, उत्पात हो, उद्यम हो, वो सब चीजें जहाँ हो, अव्यवस्थाएं हो, अस्थिरता हो, अशांति हो, वहाँ व्यापार नहीं फल फूल सकता।
इसीलिए दक्षिण भारत इस सब मामलों में काफी समृद्ध था। यहाँ शिल्प और कला का बहुत विकास हुआ, क्योंकि इन दोनों कार्यों के लिए उस समय शांति और व्यवस्था चाहिए। व्यापार और रोजगार के भी अवसर यहाँ अनुकूल थे, इसीलिए जो व्यापारी थे, जो रोजगारी थे, जो शिल्प और कला में रुचि रखते थे, ये सब उत्तर भारत से माइग्रेट होकर के दक्षिण भारत में चले गए। तो ये दक्षिण भारत की स्थिति थी, आप इसे ध्यान से देख लीजिए प्यारे बच्चों। तो इसके बाद हम लोग अगले हिस्से में जो है अब रंगमंच की भी बात हम कर लेते हैं। देखिए, ये इस रंगमंच का मतलब हुआ नाटक। रंगमंच का आप स्टेज, आप रंगमंच को क्या जानते हैं? स्टेज। उस समय संस्कृत के नाटककार जो थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, और तमाम हम तरह के हमारे ऐतिहासिक और सामाजिक व्यवस्थाओं और राजाओं के दरबारों में इन कवियों और इन नाटककारों को प्रश्रय मिला। भास और अश्वघोष, ये दो महान संस्कृत के नाटककार हुए। ये रंगमंच की स्थिति थी। ये देख रहे होंगे आप चित्र में, ये कौन है? ये महाकवि कालिदास है। कालिदास उस युग के सबसे बड़े नाटककार थे। कालिदास के बारे में दिया गया, देखिए, इनकी एक पुस्तक थी अभिज्ञान शाकुंतलम, शकुंतला जिसे हम जानते हैं। एक दूसरी इनकी रचना दी गई है मेघदूत। ये कालिदास को आप देख रहे हैं, ये उसी युग के कवि थे। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। उज्जैनी में ये रह करके, उज्जैनी जो थी चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी थी, गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। उज्जैनी में रह करके इन्होंने रचना की। कालिदास के बारे में एक और बात है, अगर आपको आएगा, लिखा जा सकता है कालिदास को, तो आप लिखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये कवि थे, उज्जैनी में रह करके इन्होंने रचना की। इनकी प्रमुख रचनाएं अभिज्ञान शाकुंतलम। अभी शकुंतला जो पुस्तक थी इनकी, इस शकुंतला पुस्तक का सर विलियम जोन्स ने संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया, जिसे यूरोप के धरती पर काफी सराहा गया, और इन नाटकों का यूरोप में काफी प्रभाव पड़ा। तो ये सब चीजें आप देख लेंगे। कालिदास के बारे में फिर से आप देख लीजिएगा, जो जो चीजें दी गई है, दो रचनाओं का नाम लिखिएगा, चंद्रगुप्त के दरबारी कवि लिखिएगा, उज्जैन में इन्होंने रहा, और सर विलियम जोन्स ने इनके पुस्तकों का अनुवाद अंग्रेजी में किया, इनके नाटकों का। इसके अलावा कुछ प्राचीन साहित्य दिए गए हैं, इन नाटकों को आप देख लेंगे, क्योंकि ये नाटक जो है आपको लिखने के लिए आ जाते हैं। कभी कभी लेखकों के नाम, देखिए शूद्रक की जो किताब थी उसका नाम था मृच्छकटिकम। विशाख दत्त एक नाटककार हुए जिनका नाम था मुद्रा राक्षस, और बाण भट्ट जिनकी रचना थी हर्षचरित। इन तीनों किताबों और लेखकों का, अश्वघोष जिनको आप पहले पढ़े हैं, इनकी रचना है बुद्धचरित। इन चारों किताबों के बारे में आप पढ़ लेंगे, लेखकों के नाम और किताबों के नाम आप देख लेंगे। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, अभी मैं ये वीडियो मतलब विराम देता हूँ, क्योंकि अगले हिस्से में जो चीज़ें हम पढ़ेंगे वो इसी युगों के दौर का जो दूसरा पार्ट है उसको हम आपको पूरा करके देंगे। धन्यवाद। अभी तक जो चीज़ें मैंने आपको प्रस्तुत किया है उसका नोट बना करके मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। अगले वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए।